नमस्ते। आइए हम आज पढ़ते हैं अज्ञेय की रोज कहानी। रोज कहानी शीर्षक अज्ञेय ने विपत्तिका कहानी संग्रह के पहले संस्करण में संकलित की है। विपत्तिका के 5वें संस्करण में, जो सन 1990 ईस्वी में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई थी, यही कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित है। संभव है कि लेखक ने इसके पहले शीर्षक में इस कारण परिवर्तन कर दिया हो कि इसका एक पात्र डॉक्टर है जो गैंग्रीन नामक बीमारी का उपचार करता है। मेरे विचार में इसका शीर्षक रोज अधिक उपयुक्त है, जो कि कहानी की मुख्य संवेदना का सूचक भी है। हिंदी जगत में भी इसे रोज शीर्षक से अधिक जाना गया है। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या कहानी के शीर्षक रोज से भी ध्वनित होती है। कहानी के उद्देश्य की ओर इसका शीर्षक भी संकेत करता है। अब इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि कहानी के पहले भाग से ही हम शुरू में देखते हैं कि मालती के यंत्रवत जीवन की झलक मिलती है, जब वह इस अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा देती है। उसके व्यवहार में यंत्रवत कर्तव्य पालन का भाव झलकता है। कर्तव्य पालन में वह कोई कमी छोड़ती प्रतीत नहीं होती। वह अतिथि को लिए हाथ का पंखा भी जलती है, पर उसकी कुशल क्षेम पूछने का उत्साह नहीं कर पाती। उसके जीवन में उत्साह नहीं है तो व्यवहार में भी उत्साहहीनता और मात्र औपचारिकता है। बचपन की बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों बाद ही बुझ कर मौन हो गई है। इस मौन को अतिथि भी परिलक्षित करता है, इसलिए उसे कहानी के शुरू में ही लगता है कि उस घर में कोई काली छाया मंडरा रही है। वह काली छाया कहानी में कई स्थानों पर मंडराती देखी जा सकती है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। इसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा थी भी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। विगत 2 वर्षों में उसके व्यक्तित्व बुझ सा गया है, जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का सूचक है। इस स्थल के संवादों को देखते हैं तो मालती ने अतिथि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में या 1 या 2 शब्दों में दिए हैं, जिनसे यही लगता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, उसका जीवन खाली है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा अचानक उस समय तोड़ देता है जब वह सोते सोते रो पड़ता है। मालती अपने दूसरे कर्तव्य पालन के लिए बच्चे को संभालने दूसरे कमरे में चली जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए ही बनी हो। बच्चे के बहाने दोनों का मौन टूटता है और जो अत्यंत संक्षिप्त बातचीत होती है, वह केवल औपचारिक है और बच्चे को लेकर है। इस बात में अतिथि उपस्थित होकर भी अनुपस्थित है, क्योंकि उसके बारे में मालती कुछ नहीं पूछती। उसे लक्षित करके जब अतिथि पूछता है, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, मालती इसका उत्तर
एक हूँ में देती है, जो प्रश्नवाचक भी है और विस्मयबोधक भी है। वह वास्तविकता की स्वीकृति भी समझी जा सकती है, पर उसे अशिष्टता भी समझा जा सकता है, पर उसके प्रश्नवाचक हूँ के पीछे सुनकर भी न सुनने का भाव निहित था। सुनकर भी न सुनना एक प्रकार की जड़ता ही है। मालती के जीवन की इस जड़ता इस व्यवहार से ध्वनित होती है। बाह्य स्थिति और मन स्थिति के एक साथ अंकन में लेखक को सफलता मिली है। कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि मालती की मन स्थितियों का बहुत ही कुशल अंकन हुआ है। अतिथि के सामने बैठी हुई मालती दूर कहीं अतीत में देखी जा सकती है। वह वर्तमान में सांस तो ले रही है, पर अतीत में जी रही थी, क्योंकि वह उसके लिए अधिक जीवंत और सरस था। वह अपने सुखद बचपन के सलोने क्षणों को खो गई थी। वह अतिथि को जड़वत देखती हुई अपने सुखद अतीत को लौटने की और मानो असफल कोशिश कर रही हो। इस मानसिक जड़ता को कहानीकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। यह मानसिक जड़ता ही उसके शरीर की जड़ता तथा उसके अनंत थकान को रूपांतरित करता है। पति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर वह हिली नहीं। दोबारा किवाड़ खटखटाए जाने पर उसकी संज्ञा लौटी और वह दरवाजा खोलने गई। मैंने मालती की ओर देखा, अर्थात वो अतिथि देखता है, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। कहानी के इस मोड़ पर कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं होता, पर मालती की मानसिक ऊहापोह, उसके अंतर्द्वंद की संक्षिप्त झलक अवश्य मिलती है, जिसके संदर्भ में अतिथि के साथ उसके औपचारिक व्यवहार की समीक्षा भी की जा सकती है। पति द्वारा खटखटाए जाने पर मालती का न हिलना आवाज के न सुन पाने के कारण भी हो सकता है, पर यह शारीरिक जड़ता उसकी थकान का परिणाम है, और शारीरिक जड़ता की मन की जड़ता का दूसरा रूप है। मामूली निरर्थक सी घटना किसी गहरे अर्थ का बोध भी करा सकती है। यह कहानी के इस मोड़ पर स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि लेखक बाह्य स्थिति और मानसिक दशा दोनों का संश्लिष्ट वर्णन करने की कला में पारंगत है। अतिथि का मालती के पति महेश्वर से परिचय होता है। दोनों की बातचीत का क्रम चलता है, जो यहाँ विस्तृत संवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि उससे कहानी के कलेवर का विस्तार होता और कथा संगठन में एक कसावट न रहती। पर कहानीकार ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज एक ही डर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रणा पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रास के शिकार बड़े शहरों के ही लोग नहीं हैं, पहाड़ के एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी हैं। मालती के नीरस और एक ढर्रे पर चलते जीवन के चित्र कहानी के इस भाग में भी हैं। अतिथि ने मालती से खाने के बारे में पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? तो उत्तर उसके पति ने यों दिया, वह पीछे खाया करती है। कहानीकार ने इस पर टिप्पणी जड़ी है कि पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। यह एक दिन की बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मालती और उसके पति महेश्वर के जीवन में रोज सब कुछ एक जैसा होता है। बच्चे के रोने के बारे में पूछने पर मालती ने स्पष्टीकरण दिया, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है, अर्थात बच्चे का रोना भी एक रोज की जैसी ही घटना है। बच्चे को चुप कराने पर भी जब वह रोता ही रहा तो मालती बोलती है, मालती ने उसे भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है इसलिए रोज रोता है। पर वह
चिड़चिड़ापन मालती के स्वभाव का भी एक अंग बन गया है, जो उसके व्यवहार और शब्दों में भी झांक झांक कर जाता है। यह चिड़चिड़ापन मालती के उदास, यांत्रिक, ऊब भरे जीवन का परिणाम है, जिसे कहानीकार ने बड़ी ही कुशलता से अंकित किया है। 3 बजने पर मालती ने थकी हुई सांस लेकर कहा, 3 बज गए और 4 बजने और क्रमशः रात के 11 बजने पर भी वह इसी प्रकार गहरी थकी हुई सांस लेकर इतने उतने बजने की बात अपने आप से कहती है। लगता है कि वह प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है कि चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने का काम रोज मालती ही करती है, पर बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए जो रोज ही वक्त पर नहीं आता। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है। रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। पानी की अनियमित आपूर्ति का क्रम भी रोज जैसा ही है। उस घर में बच्चे का रोना, मालती द्वारा बर्तन मांजना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटे की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम 2 वक्त डिस्पेंसरी जाना, पानी का रोज अनियमित रूप से आना, सब कुछ एक जैसा है। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है। कहानी के इस स्थल पर मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का भी अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता, नीरसता और उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर दिया है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों का अंकन है। महेश्वर सूचना देता है कि अस्पताल में भी रोज एक सा डर रहा है। हर दूसरे या चौथे दिन वहाँ गैंग्रीन का रोगी आ जाता है, जिसकी टांग काटने की नौबत भी आ जाती है। मालती पति पर व्यंग्य करती है, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। मालती अपने जीवन की नीरसता को प्राय चुपचाप सहती रहती है और पति से उसकी बातचीत भी कम होती है, पर सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और रोगियों के मरने के प्रसंग को लेकर पति पर किए गए उसके व्यंग्य से उसकी संवेदनशीलता एवं जिजीविषा का पता चलता है। कांटा लगने पर गैंग्रीन होना और उसके होने पर टांग का ऑपरेशन, यहाँ तक कि टांग का कटना, अस्पताल के रोगियों को मरना, सब कुछ नित्य कर्म की तरह चलता रहता है, जिसे झेलना महेश्वर की नियति है। पर इस कहानी में महेश्वर की जड़ता, उबाहट, एक रस्ता का अंकन गौण रूप से हुआ है। मुख्य रूप से मालती की नीरसता, यांत्रिक जीवन की त्रासदी को ही कहानीकार ने उभारा है। कहानीकार की दृष्टि का केंद्र मालती और उसके जीवन की जड़ता है। यद्यपि महेश्वर के नित्य कर्म और यांत्रिक जीवन की झलक भी इसमें मिल जाती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि नल में पानी आ गया था। उसकी नियति घर के भीतर खटना ही थी, बाहर की खुली हवा का आनंद लेना नहीं। आगे कहानीकार ने एक बड़े मामूली पर रोचक प्रसंग की उद्भावना की है। बर्तन धोने के बाद मालती को पति का आदेश मिला, थोड़े से आम लाया हूँ, वे भी धो लेना। आम अखबार के कागज में लिपटे थे। मालती आमों को अलग करके अखबार के टुकड़े को खड़े खड़े पढ़ने लगी। अखबार के टुकड़े को पढ़ने में उसकी तल्लीनता इस तथ्य की सूचक है कि वह बाहर की दुनिया के समाचार जानना चाहती है, पर वह अपनी सीमित दुनिया में बंद है। उसके जीवन का एक और अभाव उजागर होता है और वह है अखबार का अभाव। अखबार उसे बाहर की दुनिया से जोड़ने का काम कर सकता था, पर वह उससे भी वंचित थी। लेखक याद कर रहा था
कि मालती बचपन में पढ़ने से बहुत कटती थी। पिता ने उसके इस आदत को बदलने के लिए एक दिन पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तभी तो लेखक ने यहाँ सार्थक टिप्पणी की है, वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। तभी तो अखबार का टुकड़ा सामने आने पर वह उसे पढ़ने लगती है। वह उसे पढ़ने का मोह संवरण न कर सकी। यह प्रसंग बड़ा मामूली है, पर बड़ा ही अर्थ गर्भित है। इससे पता चलता है कि जीवन की जड़ता के बीच भी मालती में कुछ जागरूकता, कुछ जिज्ञासा और कुछ जीवन निष्ठा बची हुई थी। इस मामूली प्रसंग से कहानीकार की उर्वरा कल्पनाशील शक्ति का भी प्रमाण मिलता है। फिर अखबार के टुकड़े को ललक के साथ पढ़ने से उसकी मन स्थिति का भी अनुमान किया जा सकता है। मालती के जीवन की जड़ता के बीच चेतना और जीवनेच्छा के लक्षण कहानी के बीच यदा कदा प्रकट होते हैं, जिनसे लगता है कि वह इस घुटन भरी जिंदगी से निकलना चाहती है। पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय मालती द्वारा जीवन के लिए किए गए समझौते का है। वह सब कुछ सह लेती है, पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा और बच्चे के प्रति वात्सल्य उसे समझौते के लिए बाध्य करता है। उसके जीवन की गाड़ी रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर कभी तेज तो कभी मंद गति से चलती जाती है। उक्त प्रसंग से यही लगता है कि रोज नारी की चुनौती के बजाय उसके समझौते और सहनशीलता की कहानी है। वह सब कुछ सहकर गृहस्थी की गाड़ी धकेलती रहती है। जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। टीटी उस मालती का बच्चे का नाम है। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकाने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। महेश्वर और अतिथि द्वार पर बाहर पलंग पर बैठे चांदनी का आनंद लेना और रसोई के भीतर मालती द्वारा बर्तन मलना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसे प्रसंग हैं जो नारी के जीवन की विषम स्थिति के सूचक हैं। उसे बर्तन साफ करने के साथ बच्चे को भी संभालना है। बच्चे को सुलाने के बाद वह बर्तन मलने बैठी तो बच्चा पलंग से नीचे गिर पड़ा। इस पर मालती की प्रतिक्रिया है, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। मानो पलंग से बच्चे का गिरना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऐसा रोज होता है। उसकी चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वे भी रोज लगती हैं। रोज की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है। इसलिए कहानी का शीर्षक रोज बड़ा ही सार्थक है। इस स्थल पर कहानीकार की टिप्पणी भी प्रासंगिक है। 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी मालती का जीवन अपना रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती के जीवन पर लेखक की यह टिप्पणी बड़ी ही सार्थक है। यह महेश्वर के जीवन पर भी, उस पहाड़ी गांव के निवासियों के जीवन पर भी चरितार्थ होती है। पर कहानी की मुख्य संवेदना मालती के एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता और समय के साथ समझौते से संबंधित है। यह नारी जीवन की एक त्रासदी भी है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि के साथ होता है, जबकि मालती मर्म भेदी आवाज में कहती है, 11 बज गए। यहाँ मालती के सामान्य शब्दों में एक व्यंग्यात्मक करुणा है कि आज का दिन समाप्त हो गया। इसके साथ ही रोज कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।